एक्सपीरियंस भी कर लिया आज के सेशन से, तो हमें लगेगा हमारा सपना पूरा हो गया। हम लोग समाज में क्रांति लेकर आ रहे हैं कि हर कोई अच्छे से जिंदगी जिए, उसका शरीर भी ठीक रहे, उसका परिवार भी ठीक रहे, तभी मजा आता है। हम खुशियां परिवार के साथ बांटें और गम भी परिवार के साथ ही उस गम को सहें। मजा आएगा, हम सभी इकट्ठे रहें, हम पूरा फैमिली इकट्ठे रहे, आपके साथ आपके माता पिता रहें, सास ससुर रहें, देवर जेठ रहें, तो बड़ी अच्छी फैमिली होती है। लेकिन ये आज के दिन कम हो रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको हम पहल बनाने की, इसको हम ठीक करेंगे। तो हमारी क्लास का टाइम शुरू होने वाला है, सभी साथी रेडी हैं? और जो आने वाले हैं इस क्लास को लेने के बारे में, उनका बहुत अच्छा अनुभव है इसमें और बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छी उनकी फैमिली भी, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसीलिए उनको इस चीज का अनुभव है कि वो काफी लोगों को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। तो रेडी, बुलाएं आज के हमारे सुपरस्टार कोच हैं, जो आप सबके बहुत ही प्यारे कोच हैं और आप सब उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत नाइस नेचर है, बहुत लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को हर्बल लाइफ में आने से भी बहुत लोगों की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब उनकी फैमिली बड़ी हो गई है। तो आप सबकी हुटिंग एंड क्लैपिंग के बीच में हम बुलाना चाहेंगे हमारे सुपरस्टार कोच मिस्टर। आप सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी बुजुर्गों को, महिला शक्ति को नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं राकेश कुमार पांचाल, गांव रोड से। आज हम सब अपने 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस अर्थात संविधान दिवस लागू हुआ था और इस संविधान को बनाने के लिए हमारे 299 साथियों की टीम थी और जिनके मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। तो ये जानकारी हमें और हमारे बच्चों को होनी बहुत जरूरी है। आज पूरा देश इस पर्व को बड़े अच्छे से निभा रहा है और हम सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस जीवन में माता पिता का सबसे अहम रोल होता है। जब तक हमारे सर के ऊपर हमारे माता पिता का हाथ होता है, इस दुनिया की कोई भी मुसीबत हमें छू भी नहीं सकती। तो सबसे धन्यवाद हमारे माता पिता, जिन्होंने जन्म दे के हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने जीवन में कामयाब होने के लिए और अग्रसर हैं और आप सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए या कुछ बताने के काबिल हो पाए। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देता हूँ। और माता पिता के बाद हर एक माता पिता ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को हर वो खुशियां दें जो खुशियां उनको शायद जीवन में कमी रह गई थी। परंतु फिर भी माता पिता का अहम रोल इसलिए भी माना जाता है, कई बार कहते हैं कि हम अपनी खाल की चमड़ी उतार के उनकी जूती बनवा देना, तब भी हम माँ बाप का ये एहसान उतार नहीं सकते। तो माँ बाप का रोल सबसे अहम हमारी जिंदगी में होता है। माँ बाप के बाद अगर कोई हमसे प्यार करता है, माँ बाप के बाद अगर हमारी कोई लाड हमारा दुलार करता है, हमारी देखभाल करती है, तो हमारी पत्नी होती है। आज हम पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा और पूरी उम्मीद है आप सभी इसमें मेरा भरपूर साथ देंगे और समय समय पे मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। और जो साथी इस सेशन को लेके एक्साइट है, कृपया हाथ उठा के मेरी पहली स्क्रीन पे आ जाएं। चीयर्स। पति पत्नी का संबंध क्या है? पति पत्नी एक विश्वास की वो डोर है, एक कच्चे धागे की वो डोर है जो विश्वास के बंधन के साथ बंधी हुई है। पति पत्नी एक गाड़ी के वे दो पहिए हैं जो अगर अच्छे तरीके से चलेंगे तो अपनी मंजिल तक बिल्कुल प्यार और शांति के साथ पहुंच सकते हैं। और मान लो अगर हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए या जाम हो जाए, तो क्या हमारी गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हम सबको, हर एक पति पत्नी को अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को अच्छे से चलाते हुए, अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं जीवन भर।
एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हमारी शादी होती है, जब हम 7 फेरे लेते हैं, पंडित जी हमें 7 फेरे दिलवाते हैं, तो क्या किसी को याद है 7 फेरों के 7 वचन? किसी को याद नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम तो शादी का चाव होता है, अभी शादी का लड्डू खाना है। उस टाइम तो बस खाली ये था, भाई फेरे हो रहे हैं, जो पंडित जी यहाँ भरवाए वो हाँ भरनी। तो आज मैं आपको उन 7 वचनों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे कर्तव्य है उनको निभाने की कोशिश करूंगा। जब पंडित जी महाराज फेरे सबसे पहले लड़की को कहते हैं, अगर आपको ये फेरे के वचन निभाने के लिए प्रतिज्ञा लेनी है या उनको पूरा करना है, तो लड़की लड़के को कहती है कि आपको मेरे कौन कौन से वचन मानने पड़ेंगे। सबसे पहला वचन, लड़की ये कहती है, आप जब भी कोई दान करोगे, आप कभी कोई कन्यादान करोगे, कोई धर्मदान करोगे, तो सबसे पहले आप उसमें मेरी सहमति लोगे। लड़की फिर कहती है कि जब भी आप कोई घर में नई गाड़ी खरीदोगे, जब भी आप कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो आप उसमें मेरी सहमति जरूर लोगे। उसके बाद लड़की कहती है, मेरे पिताजी ने मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया है, यहाँ तक जो भी उनकी जिम्मेदारी थी मुझे पढ़ाने लिखाने की, वो पूरी मेरे माता पिता ने निभाई। अब इसके बाद जो भी मेरी जिम्मेदारी है जवानी की बुढ़ापे की, वो सब आपको निभानी। और उसके बाद पति तो हाँ भरता रहता है, वो तो भरनी ही है उस टाइम तो। उसके बाद लड़की कहती है, इस एक साल में 6 ऋतु होती है, 6 ऋतुओं में जो जो सामान की आवश्यकता मुझे होगी, आपको वो सारे सामान ऋतुओं के हिसाब से, गर्मी सर्दी, उसके हिसाब से मेरे को अवेलेबल करवाना होगा। लड़का उसकी भी हाँ भर लेता है। फिर लड़की आखिरी में कहती है, जब मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, उनके साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, वहां पे अगर आप किसी काम से आ गए और मैं वहां हंस रही हूँ, तो कृपया करके आप वहां मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगे, वहां मेरे को प्यार से बात करोगे, समझाओगे। उसके बाद घर आने के बाद अगर आपको मेरी कोई गलती लगे तो समझाना और धमकाने का आपका फर्ज है। तो मैं आपके साथ अपने 7 फेरे लेने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का तो हाँ भर लेता है जी। अब लड़का ये कहता है, जब आपने 7 वचन लिए मेरे से, तो मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी मुझे वचन दो, ताकि हम दोनों के वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छी रूप से चला सकें। तो लड़का कहता है, सबसे पहला कहता है, मेरे परिवार में मेरे माता पिता का आदर सम्मान दिल से करना है। मेरे छोटे भाई मेरी बहन को अपने बिल्कुल प्रेम से बच्चों की तरह पालना है, ये आपको मंजूर होना चाहिए। आप कभी भी अनादर माता पिता का भी नहीं करोगे, हमारा कोई मेहमान आए उनका भी नहीं करना। आप कभी भी असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। आप जो शब्द भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे और प्यार से रहोगे घर में। लड़की उसकी भी हाँ भर देती है। उसके बाद लड़की बोलती है, लड़का लड़का बोलता है, जब भी मैं कभी अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हूं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ या कुछ गलत सोच है मेरी, तो आप कृपया करके वहां इतने लोग सामने नहीं बोलोगे। उसके लिए आप कुछ इंतजार करोगे, और जब मैं घर पे आऊं तो आप मेरे साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो इसके बारे में। तो लड़की उसके लिए भी हाँ भर लेती। तो ये हमारे कुछ वचन होते हैं जो हम शादी के समय में लेते हैं। पर आप खुद विचार कीजिए, क्या जो हमने 7 फेरे लेते टाइम अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को साक्षी मान के वे शपथ वे हमने प्रण लिए थे, आज हम सब, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, क्या हम उसको अच्छे से निभा पा रहे हैं? हमें खुद का विश्लेषण करना चाहिए। हमें कभी समय अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि हम अपने परिवार, अपने पति, अपनी पत्नी के प्रति कितने वफादार हैं और कितने उन वचनों का पालन कर रहे हैं। आप सब ने रामायण देखी होगी। जब भगवान राम और सीता माता की शादी हो रही थी, तो भगवान राम ने सीता माता को कहा, हे सीते, मेरे परिवार में कई कई शादी करने की परंपरा है। जैसे मेरे पिताजी दशरथ ने भी 3-3 शादियां कर रखी है, परंतु मैं आपको आज ये वचन देता हूं
कि मैं जीवन में सिर्फ आपसे ही शादी की है और इसके बाद मैं जीवन में कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये एक छोटा वचन नहीं था दोस्तों, पर भगवान राम ने उसको अच्छे से निभाया। वाह, जब लंका से सीता माता आई और राज्य संभालने लगे राजा राम, तो कुछ समय के बाद में राजा राम बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि उनको सीता माता पे पूरा भरोसा था, पर पब्लिक, जनता उनकी सीता माता पे जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या लांछन लगा रहे थे। अब सीता माता ने देखा कि राम भगवान तो परेशान है किसी कारणवश। सीता माता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, क्योंकि वो इतरानी थी। वो बोली, जी आप सहेलियों, आप ये पता लगाओ अगर राजा राम जो भगवान राम है ये परेशान क्यों। अभी उसकी सहेलियां नगर में घूमने लगी। एक दिन 2 दिन घूमने के बाद वापिस आई तो उन्होंने कहा, हे माते, कहीं ना कहीं भगवान राम इस परेशानी का कारण आप हो। अब सीता माता को पैरों की जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। अब ये क्या होगा? क्योंकि उन्होंने जब शादी हुई थी तो उन दोनों ने अपने पूर्वजों को साक्षी मान के वचन लिया था कि हमारे कारण कभी भी हमारे परिवार वालों के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगेगा और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार की, हमारे कुल की कोई ऐसी लोगों की सोच बने कि इनके कारण इनका कुल का नाम खराब हो रहा है। अब उन्होंने भगवान राम को बुलाया और वो उसी कमरे में लेके गई जहां पे उनके जितने भी परिवार के बड़े बुजुर्ग होते थे जो स्वर्ग सिधार गए, उस कमरे में उन्होंने भगवान राम को प्रतिज्ञा दिलाई। अब भगवान राम ने कहा, हे सीते, मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, फिर आप क्यों इतने टेंशन ले रहे हो? और सीता माता ने कहा, नहीं प्रभु, हमारा प्रेम, हमारा साथ रहना लोगों लोगों के सवाल पैदा कर रहा है। तो सीता माता राम के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उनको छोड़ के वन में चले गई। अब उस टाइम पे कितना दुख हुआ होगा भगवान राम को, इतनी परेशानी हुई। पर वचन का पालन करना तो भगवान राम से सीखे, माता सीता से सीखे। उसके बाद जब भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करवाना था, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए अपनी सारी तैयारियां कर ली, तो वहां के उच्च कोटि के ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि जब तक हवन में, शुभ कार्य में पत्नी साथ नहीं होती, कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य में नहीं शामिल हो सकता। अब भगवान राम को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। वो बोले, नहीं, मैंने सीता को प्रण दे रखा है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। कोई बीच का रास्ता निकालते हुए भगवान राम ने सीता माता की एक मूर्ति बनवाई। वो मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति को अपने पास बैठाकर और जो जो अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां थी वो पूरी करी। साथियों, क्या ऐसा प्रेम आज के समय में देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा भरोसा, ऐसा वचन पालन करने वाले हैं कोई साथी? कभी जब शांत मन में बैठो ना, तो रामायण के इन सारों को आराम से सोचना। रामायण अपने बच्चों के साथ हमें सबको मिलकर देखनी चाहिए। कारण, क्योंकि इसमें भाई भाई के प्रति प्रेम, माता और पिता के वचनों का पालन करने की कर्तव्य निष्ठा, भाई भाई का प्रेम और पत्नी का एक पति के प्रति निश्चल प्रेम दिखाया गया। तो आप सबसे निवेदन है, टीवी में बहुत सारे नाटक आते हैं, बहुत सारी फिल्में आती हैं, परंतु समय निकालकर रामायण अपने बच्चों के साथ बैठ के देखिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। ज्यादा सीरियस बिल्कुल नहीं होना, हंसते रहना है और साथ साथ में अगर ये फ्रेश बना रखी है, फ्रेश की चुस्कियां लेते रहना है। जब 7 फेरे के 7 वचन लड़कियां लेती है, पति पत्नी लेते हैं, अब खुद विचार कीजिए, जब हम उसका हाथ पकड़ गए, वो इतने लोगों को छोड़ के, हमारी पत्नी अपने परिवार को, घर को, रिश्तेदारों को छोड़ के और हमारे साथ आ जाती है, क्या हम उन 7 फेरों के 7 वचनों को निभा पाते?
क्या हम आज के समय में उनको उतना आदर मान सम्मान दे पाते हैं जिनकी वो हकदार है? खुद विचार कीजिए। हर कोई माँ बाप अपनी लड़की को ये शिक्षा देता है, बेटी आपको अगले घर जाना है, अगले घर जाके आपको अपने जो माता पिता सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता की तरह, जो आपके पति हैं उनको उनको भगवान की तरह, और जो आपकी छोटे देवर हैं और जो ननंद है उनको अपने भाई बहन की तरह रखना। उनसे इतना ही प्रेम करना जितना प्रेम आप अपने भाई, छोटे भाई और छोटी बहन से करते हो। कि आज के समय में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं वो उतना आदर सम्मान अपने सास ससुर को या अपने देवर को दे पा रहे हैं? पर स्वयं विचार कीजिए इसके बारे में आप। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, खाली एक पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं। सच मायने में तो जो पत्नी है ना, वो एक रिश्तों का भंडार है। नाम रिश्ता खाली एक दे रखा है पत्नी, और वो एक हमारा जो रिश्ते है ना, वो इतने रिश्तों को अकेले समेट के काम करती है, आप सोच भी नहीं सकते। जब हम दिन रात मेहनत करके अपनी सैलरी लाके उनके हाथ में रखते हैं और वो पूरे परिवार को, पूरे घर के खर्चों को उठाती है, पूरे परिवार के घर काम को संभालती है, मार्केट में जाके शॉपिंग करके लाती है और हमारी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को निभाती है, उस समय वो एक पिता की तरह, एक पिता की तरह रोल निभा रही है। और जब हमें छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये बनाना, आज ये खाना है, और वो दिन देखती नहीं, रात देखती नहीं, और जो हमारे मुंह से निकला हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है, उस समय वो हमारी माता की तरह, जिस प्रकार एक हमारी माता ध्यान रखती है ना बच्चों का, अगर मेरे बच्चों को ये चाहिए, अब मेरे बच्चों को ये चाहिए, अब मैं अपने बच्चों को ये खिला दूं, तो हर वो अपना कर्तव्य निभाते हुए, उस समय अगर सही मायने में देखा जाए तो एक माता का कर्तव्य निभाती है हमारी। और जब हमसे वो छोटी छोटी बातों में लड़ती है, झगड़ती भी है, अपनी बात मनवाने के लिए रूठती है और हमारे साथ खेलती कूदती है, तो जैसे हमारी लड़की होती है ना, गुड़िया होती है, यानी कि हमारी बच्ची होती है, बेटी, वो हमारी बेटी की तरह फर्ज निभा रही है अपना। और जब हम किसी परेशानी में परेशान हो जाते हैं, काम में, अपने रोजगार में, अपने और जो हमने काम धंधे चला रखे हैं, छेड़ रखे हैं, उनमें जब हम परेशान हो जाते हैं, तब हमारी पत्नी हमारा हाथ पकड़े खड़ी होती है, अगर आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपके साथ हूं ना। तो उस समय वो एक दोस्त का फर्ज निभा रही होती है। तो आप खुद सोचिए, वो खाली एक पत्नी तक कर्तव्य नहीं निभा रही, वो 24 घंटे हमारे लिए अपना परिवार छोड़ के आई हुई है और हमारे लिए एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। हम तो संडे वाले दिन की छुट्टी हो जाती है, बीच में एक दो छुट्टी और मार लेते हैं, और हमारी पत्नियां लगातार 365 दिन लगातार बिना छुट्टी काम करती। तो हमको उनका आदर सम्मान उतना ही करना चाहिए जितना हम अपनी आदर सम्मान की किसी से उपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा आदर सम्मान करे, तो हमारी पत्नियां भी तो चाहती हैं कि वो भी हम कोई हमारा भी आदर सम्मान करे। उनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि सबसे जरूरी ये है, आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो उसकी शुरुआत घर से शुरू होती है। जब हम घर से अपनी पत्नी का आदर सम्मान करेंगे, हम घर से अपने पति का आदर सम्मान करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाहर लोग देखेंगे भाई इन पति पत्नी का प्रेम जबरदस्त है, इनके परिवार में खुशहाली है, माता पिता भी खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो ऑटोमेटिक परिवार का माहौल ऐसा चेंज हो जाता है कि बाहर वाले हमारा ना चाहते हुए भी उनके मन में ये भी होगा ना कि यार थोड़ी इनका आदर सम्मान की, और वो खींच लाएंगे। अगर इनका परिवार एक नंबर का है भाई, इनके परिवार में पति पत्नी का प्रेम एक नंबर का है, पिता पुत्र का प्रेम एक नंबर का है, तो वो जो एकजुटता होती है ना परिवार की, वो हमें एक अलग मुकाम हासिल करने में, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा हौसला बढ़ाती रहती है। ज्यादा सीरियस नहीं हो, चेयर्स। जिंजर फ्लेवर। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था और वो
चित्रकारी का बहुत शौकीन था। उसको चित्रकला में बहुत संतुष्टि मिलती थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी साथी मेरे को एक बढ़िया चित्र बना के दिखाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। और वो चित्र किस चीज का हुआ? वो चित्र था शांति का। जिस चित्र को देखने में मन को शांति मिले, मेरे वो जो वो चित्र बना के देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब लग गए राज्य में तरह तरह के कलाकार, राज्य से बाहर के मुनादी हुई तो लग गए लोग ढूंढने के लिए, बढ़िया कलाकार ढूंढ के लाएंगे, मुंह मांगा इनाम लेंगे। कलाकार खूब आ रहे हैं और उन्हें जो उनका टाइम था 10 दिन का, 15 दिन में बड़ी अच्छी अच्छी कलाकारी करते हुए अच्छे अच्छे चित्र बनाए। और जिस दिन चित्र देखने का समय आया, उस दिन राजा और अपने मंत्रियों के साथ चित्र देखने लग गया। तो राजा ने 2 चित्र निकाल के एक साइड में रखवा दिए। सारे चित्र देखे और 2 चित्र रख के एक साइड में रखवा दिए। उसके बाद 2 चित्रों वाले को, कलाकारों को बुलाया, भैया आप आओ दोनों, आप दोनों में से एक को चुना जाएगा इनाम के लिए। अब दोनों खुश। अब पहले एक कलाकार ने क्या कलाकारी कर रखी? पहले कलाकार ने एक बहुत ही सुंदर झरने के पास एक बहुत सुंदर नदी बना रखी और नदी का पानी इतना साफ और कोमल दिखा रखा कि जो नदी का तलहटी थी ना, उसकी मिट्टी भी साफ दिखाई दे रही। और ऊपर इस टाइप का उसने कलाकारी कर रखी जैसे हमारे बादलों का, जैसे रुई के गोले होते हैं ना छोटे छोटे, इतने सुंदर प्रतीत हो रहे वे गोले उसकी परछाई में बिल्कुल साफ नजर आ रहे। और उन गोलों को देखते हुए, उन कलाकारी को देखते हुए, उस नदी के इतने शीतल जल को देखते, जिस टाइप की उसने प्रदर्शनी करी, मंत्रमुग्ध हो गए वे बोले वो इससे अच्छा तो कोई शांति का प्रतीक बना ही नहीं सकता। अब पूरे जितने भी वहां बाहर खड़े थे लोग सब खुश हो गए, भाई इसको कलाकार को तो गिफ्ट मिलेगा, बढ़िया मुंह मांगा, ये तो खुद किस्मत है। फिर दूसरी कलाकारी दिखाई गई। दूसरी कलाकारी में क्या था? बहुत तेज आंधियां चलती दिखाई दे रही और कड़कड़ाती बिजली और एक नदी जो पूरे उफान के साथ थी और पेड़ों की टहनियां इतनी तेज हवा में झुक रही जैसे न जाने किस टाइम पे वो पेड़ टूट जाए। अब लोग सोच रहे भाई इसमें तो शांति कहीं भी नहीं है, इसको तो इनाम मिलना ही नहीं, मिलेगा कैसे, इसमें तो इतनी अशांति दिखा रखी है। पर राजा ने दूसरे गिफ्ट वाले दूसरा साथी था जिसने वो दूसरी कलाकारी बना रखी, उसको बुलाया, भाई मुंह मांगा इनाम मैं आपको दूंगा, आपकी जो कलाकारी मैंने देखी मेरा मन खुश हो गया, इसे बड़ी शांति मिल नहीं सकती मेरे को। अब राजा के जितने दरबारी थे, राजा के जितने सलाहकार थे, जितनी प्रजा थी, और साथ में जो कलाकार मूर्ति बनाने वाले थे दोनों और भी थे साथ साथ में, पर जो पहले वाला वो और ज्यादा परेशान, क्योंकि उसकी मूर्ति में तो कोई एक कमी नहीं निकाल रहा था और जो दूसरे वाले की कमियां ही कमी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद भी राजा ने दूसरे वालों को चुना। अब और तो राजा के डर से बोले नहीं और उनके मन में आवाज दबी दबी एक दूसरे कान में बोल रहे, राजा ने क्या कर दिया, ये राजा ने क्या कर दिया। परंतु राजा के सामने वो बोला पहले वाला कलाकार, और महाराज मैंने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी कलाकारी आपको बना के दी, इतना शांत नदी का जल, आप उसमें अपने चेहरा देख लो, परछाई देख लो, उसके बाद भी आपने मेरे को नहीं चुना, आपने इसको चुना, मेरे कारण बताओ। राजा ने उसका हाथ पकड़ा, बोला चल मेरे साथ, आपको उस फोटो के पास ले चलता हूँ। और वो उस फोटो के सामने उसके ले जाए खड़ा कर दिया। ना देखो इसको, ना सर इसमें दिखाई क्या दे रहा है, इसमें तो तेज तेज आंधिया, कड़कड़ाती बिजली, इतना तेज प्रभाव नदी का, इतनी तेज बारिश। देखो उस झुके हुए पेड़ को देखो, उस पेड़ पे झुकी उस टहनी को देखो, और उस टहनी पे बने हुए इस घोंसले को देखो, और घोंसले में बैठी उस चिड़िया को ध्यान से देखो। एक चिड़िया अपने परिवार को, अपने बच्चे को बड़ी शांति के साथ, बड़े मन से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव के साथ भोजन करवा रही थी। अब आप खुद विचार कीजिए, जब ये इतनी तेज बारिश चल रही है, इतनी तेज आंधी चल रही है, इतनी तेज कड़कड़ाहट है बिजली की, उसके बाद भी ये चिड़िया बिल्कुल शांति के साथ अपने परिवार के साथ मस्त है,
अपने परिवार को भोजन करवा रही, तो इससे ज्यादा शांति और कहाँ मिलेगी। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आज के समय में हम अपनी खुशियों को बाहर ढूंढते हैं। बड़ा सा घर होना चाहिए, बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, घूमने के लिए पैसे होने चाहिए, इंजॉय करने के लिए बाइक होनी चाहिए। मतलब ना जाने किस किस चीज में अपनी खुशी ढूंढते हैं। फिर क्या वो सच्ची खुशी है? बिल्कुल नहीं। सच्ची खुशी, आत्मा की खुशी, वो है आपके पास पैसा थोड़ा है पर उसके बाद भी आप अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो। वो सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां 2-2 3-3 खड़ी रहती है, उसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं। और मैंने कुछ आदमियों को देखा है जो सुबह घर से निकलते हैं कुछ काम करने के लिए, शाम को वहां पे पूरा दिन मेहनत करके कुछ पैसे लेके आते हैं और उन पैसे से अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का लेके जाते हैं और उनका परिवार उसी खाने में इतना खुश होता है, पूछो मत। वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, अपने बच्चों को पेट पे खिलाता है, अपने बच्चों को कहानियां सुनाता है, उसके साथ खुश है। और इसके विपरीत जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो क्या अपने बच्चों को समय दे पा रहा है? क्या अपनी पत्नी को समय दे पा रहा है? उसको लगन है पैसा कैसे कमाया जाए, इससे ज्यादा और पैसा कैसे कमाया जाए। हमें जो खुशियां ढूंढनी है दोस्तों, वो अपने अंदर, अंतरात्मा में थोड़ा है, उसी में गुजारा करेंगे और अपने परिवार के साथ एकजुटता के साथ प्रेम से रह के गुजारा करेंगे। yes. अच्छी लगी कहानी? कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी चीज होती है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए बनाई जाती है। उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। उसी शिक्षा को लेते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। अब पति को क्या करना चाहिए और पत्नी को क्या करना चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। ये तो बता दिया भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना। अब पत्नी को क्या करना चाहिए और पति को क्या करना चाहिए, मैं 2-4 बातें बताऊंगा। अच्छी लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो अपने मन में उतार लेना, और नहीं तो सुन लेना, देख लेना भाई कौन आदमी क्या कमी कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले हमें अपने घर में खुशियों का माहौल बनाना है। और खुशी का माहौल जब बनेगा जब पति पत्नी में एक विश्वास होगा, एक दूसरे को समझने की क्षमता होगी। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करेंगे, तो ऑटोमेटिक घर में खुशियों का माहौल बनेगा। और जिस घर में खुशियों का माहौल है उस घर में पैसा बेशक कम हो, रोटी 4 की जगह 3 मिलती हो, शांति रहेगी, नींद अच्छी आएगी। तो अपने घर में खुशियों का माहौल कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कि हम इस जीवन में किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी को चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो घर में खुशियों का माहौल बनाना की जिम्मेदारी हमारी, महिलाओं की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिला हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन है, हमारी झांसी की रानी भी है। मतलब महिलाओं के अंदर मतलब एक गुण नहीं है, बहुत सारे गुण है। अगर मैं महिलाओं के बारे में गुण लिखना शुरू कर दूं ना तो डायरी छोटी पड़ जाएंगी, इतने गुण है जो एक अच्छी महिला में होते हैं। ऐसे हमारे पुरुषों में, अगर मैं किसी अच्छे पुरुष की गिनती या उसके गुणों को अवगत कराने लग जाऊं आपको, तो इतने ज्यादा गुण है पुरुष के अंदर और महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा। पर कमी किस चीज की? अपने गुणों को परखने की, अपने गुणों को सही तरीके से लगाने की। तो हम अपने परिवार में ये मातृशक्ति, अपने परिवार में एक अच्छा माहौल बनाने में अपने पति की मदद की। अब जब पति सारा दिन काम करके मेहनत करके आता है और पत्नियां
मैं सोचती है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बहुत सारी चीज पता नहीं क्या क्या सोचती है। और मान लो किसी कारणवश किसी काम में कोई कमी रहेगी, या घर में किसी ने बोल दिया, सास ससुर ने बोल दिया, तो सोचती है आते ही पति को, बस पति के ऊपर तो बस आते ही पति को बताना ये कर दिया। आप ये सोचते हो पति जो सारा दिन बाहर काम करता है किस किस मुसीबत से निकल के आता है? अपने अधिकारी की डांट, अपने अफसरों की डांट, जिस कंपनी में काम करता मालिक की डांट। उसके बाद जैसे ही वो घर आया, आपने आओ देखा ना ताओ, आज जी यो कर दिया, आज इसने यो कर दिया, आज इसने ये कर दिया, आज लड़के ने यो कर दिया, आज आपकी माता जी ये बोल ली। क्यों? मेरा मानना है, और मेरा नहीं, एक जो समझदार आदमी ये है उसका मानना ये है कि जब घर से आए, बाहर से आए, सबसे पहले आओ जी बैठो, उसके चेहरे को पढ़ना सीखो। जिस पति ने पत्नी के चेहरे को पढ़ना सीख लिया, या जिस पत्नी ने अपने पति के चेहरे को पढ़ना सीख लिया, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। जब पति घर बाहर से आए तो पहले उसको बैठाओ, उससे पूछो, पानी जी चाय की जगह तो हम ये फ्रेश लेने लगे। पहले तो चाय पीते थे, आते ही मैडम कहती सोनिया चाय बना के ले आओ, अब तो चाय को ना कर दीजिए 1 साल से। अब तो आते ही फ्रेश। यानी कि अपने पति से पूछो, जब आप उससे बातें करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कहीं परेशान तो नहीं। अब दिमाग जी को टूए स्विच है नहीं, टूए स्विच समझते हो ना, जैसे हम जीने में चढ़ते हैं ना, जीने में टूए स्विच लगा रहता है, नीचे से जाएंगे बटन ऑन कर दिया, पहुंचे ऊपर पहुंचते स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि एक बल्ब 2 जगह से ऑपरेट होगा। तो हमारा ये जो दिमाग है ये टूए स्विच लगा नहीं इसमें। अगर दफ्तर से आए और वो स्विच दफ्तर बड़ा बंद कर लिया, तो बाकी टेंशन घर की तो आएंगी। घर से गए, घर की कोई लड़ाई झगड़ा है, उसका स्विच बंद करके दफ्तर में पहुंच गए, ऐसा भी नहीं। कहीं ना कहीं तो हमारा लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत मनमुटाव में पहचानना है अपने पति का, आज ये किस पोजीशन में। उसके बाद उसको बताओ, सर आपके आज ये बात हुई सर, और आप इसका समाधान करो, और उसको थोड़ा समय दो। ये मात्र शक्ति, ऐसा कौन सा घर है जिसमें छोटी छोटी बातों पे या कभी कभी लड़ाई ना हो? ऐसा कोई भी घर नहीं। ये जो फोन नामक बीमारी है ना, इसका कम से कम प्रयोग करें। अब किसी कारण उस पति ने धमका दिया, सीधा फोन, क्यों जी, ये क्या करेंगे? उनको तो खाली परेशान ही करोगे आप। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, यहाँ भेज दिया, उनके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। क्या हमारी माताएं, क्या हमारे पहले जो आप देखते हो, क्या पहले इतने तलाक होते थे? पहले जो शादियां होती थी वो मतलब जन्मों जन्मों तो का साथ होता था। अब ये कौन सी सभ्यता ले आए हम? अब आप विचार कीजिए, आंखें बंद करो, सामने सोचना, आपके आसपास के माहौल में, आपके आसपास के समाज में, रिश्तेदारियों में कितने ऐसे रिश्ते हैं जो आपके सामने हुए हैं और सामने ही टूट गए। कमी क्या? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को बड़ा 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 करते गए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? ये मेरी मात्र शक्ति, बिल्कुल मत करो ऐसा। इस फोन का सदुपयोग अच्छे कामों के लिए करो। इसको अपने परिवार वालों को जब याद करो, आप जब आपको ये लगे ना बिल्कुल बेइंतहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तभी तो पूछो, समाधान बताओ। ये नहीं जोड़ा उठाया, इससे घर के हालात, परिवार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो मेरी महिला शक्तियों से निवेदन है, इस फोन नामक बीमारी और टीवी नामक बीमारी से, इस टीवी में सीरियल देख लो आप, ऐसे आएंगे एक एक लेडीज की 3 3 4 4 शादी दिखा देते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ानी, ये हमारे माइंड के साथ खेल रहे। अपने माइंड को लगाओ अच्छी चीजों में, धार्मिक चीजों में, भगवान का नाम लेके भगवान के भजन करो, रामायण देखो, वहां से अच्छे अच्छे संस्कार लो, कैसे कैसे राम जी ने क्या क्या वचन निभाए, सीता माता ने क्या क्या वचन निभाए, और कितनी परेशानियां झेली। क्या आपकी परेशानी सीता माता से बढ़कर है? कि आज अगर कोई अगर आज कोई माता पिता ये बोल दे आप बेटा आपको वन में जाना है या आपको घर छोड़ना है, तो लड़कियां क्या साथ देंगी? वन में जाने के लिए ना जी, बिल्कुल ना, मैंने तो फेरे ले रखे आप दो जी,
और इतने दिन के लिए रखे हैं हंसी खुशी के लिए। घर के भी जब कह देंगे बाबू ये तो जा है उधर घर छोड़ के, मैं क्या करूं, मेरे तो ना रहे आ जाओ ना मैं, ये बेटी तू घर अपना झोला ले तेरे भाई ने भेजा। क्यों? इतनी ऐसी लड़कियां हैं जो इन छोटी छोटी बातों पे अपने घर पे बैठी, क्या उनके घर वाले परेशान नहीं, क्या वे खुद परेशान नहीं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मतलब अगर अब मैं बताने को लग जाऊं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम समझाते हैं और वे नहीं मानते और बाद में पछताते हैं। बाद में मैंने कुछ समय पहले एक देखा, गुड़िया को मैंने बहुत समझाया ना, गुड़िया ऐसा कदम कोई मत उठाओ जिससे आपके परिवार को और आपको कोई परेशानी हो बाद में। और जब उनका तलाक हो गया, जो फिर बाद में बोली भैया बड़ी गलती होगी मेरे से, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं गुड़िया उस टाइम आपको 1 घंटा इसलिए समझाया था, उस टाइम समय था, हम उसको बोल सकते थे, अब वो समय निकल पाया। तो ये जो समय निकलता है ना, इसको अपने हाथ से मत निकलने दो। एक बार 5 मेंढक घूमने चले गए जंगल में, ध्यान से सुनना कहानी को। और वो 5 मेंढक घूमते घूमते जंगल में काफी दूर निकल गए और आगे गड्ढा आ गया, वो दिखाई नहीं दिया, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा अंधेरा हुआ था और वो बातों में ध्यान था उनका, और 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए। अब 2 मेंढक बाहर, 3 मेंढक अंदर, वे तीनों उछल कूद कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर वाला मेंढक क्या बोल रहे हैं, भाई आपसे नहीं चढ़ा जाएगा, गड्ढा गहरा बहुत ज्यादा है। अब एक, तीनों मेंढक कूद रहे थे, उनमें एक मेंढक 2-3 कुल्लामाती खा के बैठ गया। अब 2 मेंढक फिर भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते करते दूसरा मेंढक थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर बोले ऊपर वाले, भाई इंतजार कर ले, कुछ ऐसा साधन होगा जब देख लियो, आप तो नीचे चढ़ा जा, आप गिर जाओगे, आपका सिर फूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। वो भी थकार के बैठ गया। अब तीसरा मेंढक लग रहा है और वो उसकी तरफ देख रहा है और वे चिल्ला रहे, वो फिर देख रहा, और देखते देखते चढ़ते चढ़ते 1-2 बार गिरा, फिर कोशिश करी और चढ़ गया। क्यों चढ़ा पता आपको? क्योंकि वो बहरा था। क्योंकि वो बहरा था। अगर उसके भी कान होते ना, तो जो उसका उसका हौसला तोड़ रहे थे ऊपर खड़े खड़े, वो भी नहीं चढ़ पाता। ये हमारा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब तो एक जैसे होते ही नहीं, पर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो आगे बढ़ते हैं ना, तो उसके पैरों में जंजीर बांध देते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। और हम क्या करते हैं, अब किसी महिला का पति अगर कहीं बाहर घूम रहा है और उसका मन कर गया आज कुछ खा लेते हैं, और वो खाने लग गया अपने यार दोस्ता के लिए, और किसी पत्नी की सहेली ने देख लिया और घर आ जाओ थे, भाई तेरा पति था आज उड़े गोलगप्पे खाओ था, बेराना बेबे कौन था गेल्या और कौन थी, उड़े कलेश आम थे, अच्छा आन दे, हाँ जी की गेल्या गोलगप्पे खाओ थे आज। क्यों? क्या कुछ खाने का, कुछ पीने का, अच्छी चीजें खाने का हक नहीं है क्या? ऐसे ही कुछ मैंने देखे हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, किसी दोस्त ने बोल दिया भाई तेरी लेडीज तो यार आज मार्केट में देखी मैंने, और बिना बताया आगे करते हैं। अब उसने कलेश शुरू कर दिया, घर जाम थे, उन्होंने पूछा आप क्या लेने गए थे, कैसे गए? अच्छा मार्केट में गई थी, किस गेला गई, किसके साथ गए आप? तो मेरा कहने का भाव ये है, हम छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा लेते हैं, हम उस कुएं के मेंढक की तरह न तो खुद चढ़ते हैं न दूसरों को चढ़ने देते, हम उनका हौसला तोड़ते रहते हैं। तो अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का हौसला बढ़ाएं, हौसला तोड़े ना। एक घर में एक्स्ट्रा खर्च ना करें महिलाएं, देखो जो जरूरी खर्चे वो तो करने हैं, उनको तो ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, वो तो करने ही है। फिर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा खर्च ना करें जिसके कारण पति के माइंड पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर बने, एक मुझे कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगाने पड़ेगा,
और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो परिवार के पास समय कम मिल पाएगा। तो हमें नॉर्मल अपने खर्चे, अब कोरोना काल में आप सबने देखा नहीं, क्या घर के खाने पीने से गुजारा नहीं हो रहा था? क्या घर के कपड़ों से गुजारा नहीं हो रहा था? सब कुछ हो रहा था। पर नहीं, हमें तो नया नया चाहिए। खर्च बढ़ेंगे, परेशानी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात। अगर घर में पत्नी कमाती है ना, तो ऑटोमेटिक पत्नी को भी टेंशन होगी, खाली पति पति को नहीं। क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी जरूरी है। सब कुछ जरूरी है इस जीवन में। अगर हम आगे जन्म लेके, तो सब कुछ जरूरी है। और सबसे जरूरी है रिश्ते निभाना। अब ये तो होगी पत्नियों की, पतियों की भी तो जिम्मेदारी होती है। उनको भी तो कुछ ना कुछ संभालना होता है। तो मैं पतियों को बताता हूँ पति को क्या क्या करना है। जो पत्नी सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है, 365 दिन लगातार, क्या हम उनका आदर सम्मान करते इतना? क्या हमको उनका आदर सम्मान नहीं करना चाहिए? जब हम कभी ऑफिस में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे अधिकारी बोलते हैं, या जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे जो सीनियर हैं, बॉस है, वो बोलते हैं बड़ा अच्छा काम करा भाई, और हमारा छाती चौड़ी हो जाएगी, भाई हमारा तो बड़ा अच्छा काम करा, साहब ने शाबाशी दे दी। और पत्नी को शाबाशी कौन देगा? आप और हम। क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करती हैं। हमें लगता है इनका कोई काम नहीं है घर में। किसी दिन संडे वाले दिन है ना, आप पूरे घर के काम जो आपकी पत्नी करती है, एक दिन फॉर्मेलिटी के ना तौर पे अच्छे तरीके से करके देखो, तब पता चलेगा पत्नी के काम कितने कितने जरूरी है और कितने महत्वपूर्ण है, और कैसे करती है। हम तो हफ्ते में एक छुट्टी मार लिया, एक संडे की छुट्टी होगी, एक आधी बीच में और किधर रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा, वैसे कर लिया। और पत्नियां, हम सबसे पहले उठती है और सबसे आखिरी में सोती है। हमारी एक छोटी से छोटी कमी का बटन टूट गया जी, कौन लगा होगा? नहीं लगा होगा। परहेज पत्नी करेगी। क्या हम उसको शाबाशी देते? बहुत कम है मेरे ख्याल से। इस खिड़की पे जो दिखाई दे रहे ना, एक या दो ही साथी होंगे जो इस खिड़की पे, जो अपनी पत्नियों को समय समय पे शाबाशी देते रहते होंगे। तो हमें शाबाशी भी देनी पड़ती है उनको। उनका मन खुश होता है, वे चाहती हैं कोई हमें शाबाशी दे। आगे से सभी पुरुष ध्यान रखेंगे, अपनी पत्नियों को शाबाशी देना सीखो। जब पत्नी, हम घर पे आए और पत्नी के मन में एक भावना होती है, जब पत्नी परेशान होती है तो वो अपनी बातें किसी को तो शेयर करेगी। तो जब भी पत्नी परेशान हो और वो आपके साथ कोई बातें शेयर करना चाहती है, उसको समय दो। समय निकाल के उसकी बात अच्छे से सुनो। जब तक आप उसके लिए समय नहीं निकालोगे तो अपनी बातें किसको शेयर करेगी? बाहर वाले को शेयर करेगी, हमें। और हम उसकी बातों को कब समझ पाएंगे? जब हम उसके साथ दिल से जुड़ेंगे। और जब वो अपनी बातें अच्छे से सुना देगी ना, हमें बैठ के, और हम सुन लेंगे, आधे से ज्यादा, मेरे मित्रों, आधे से ज्यादा परेशानी उनकी दूर हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब हम ये कहेंगे ना, बैठ मेरे पास, बता के परेशानी है, मैं दूर करूंगा। उनको चाहिए क्या? एक प्रेम ही तो चाहिए। ये प्रेम से जब बोलेंगे, हाँ जी मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, उनकी परेशानी होती क्या है? आज यो नहीं हुआ जी, आज मैं नो परेशान हूँ, यो नहीं हुआ, हो जाएगा दूर। विश्वास बना के रखो आप। जब आप एक दूसरे विश्वास करोगे ना, तो एक दूसरे की कदर भी करोगे। तो जब भी आपकी पत्नी आपसे कुछ बातचीत करने की इच्छा जाहिर करे, उसकी ध्यान से सुनो। अब कुछ साथी, अब कुछ साथी जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, रेस्तर में ड्रिंक करते हैं, यानी कि शराब का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, घर का खर्च बढ़ा देते हैं, ऊपर से अपने दिमाग के ऊपर उस शराब नामक बीमारी को हैवी कर लेते हैं। अब जब कोई भी चीज आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो जाएगी तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा माइंड पे। तो उस कंट्रोल जब ना होगा, उससे क्या होगा? आपके घर में क्लेश। तो उस क्लेश से, उस कलह से अगर बचना है ना, तो ये जो बीमारी है ना, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, अगर कोई साथी इस चीज को यूज कर रहा है,
छोड़ दो, क्योंकि जब आप इस चीज का यूज करोगे तो घर में क्लेश होगा, घर में क्लेश होगा। अब इसके नेगेटिव प्रभाव प्रभाव देखो आप। अब पति पत्नी का लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब बच्चा आया बाहर से, स्कूल से आया, उसके मन में कुछ भावनाएं हैं, आज मैं मम्मी के साथ शेयर करूंगा, पापा के साथ शेयर करूंगा। जब वो घर में पहले क्लेश दिखेगा उन्हें, क्या कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ शेयर करेगा? वो सोचा पहले हम घर के क्लेश है, थप्पड़ और मार दिया कोई। और ऐसा होता है, हम गुस्से में अपने बच्चों पे उतार देते हैं गुस्सा। क्यों भाई? क्या उनकी भावना नहीं? क्या उनका मन नहीं करता अपने पिता को अच्छी बातें बताने का? अच्छा एक और सोचो, अच्छी बातों को छोड़ दो आप, सबसे जरूरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे बच्चे मान लो बाहर से शरारत करके आया, किसी ने उसके साथ शरारत कर दी, उसके साथ छेड़खानी कर दी, और वो अपने माता पिता को बताने के लिए आता है, और माता पिता सुनते नहीं, टाइम नहीं है, लड़ाई झगड़े से नारा, किसको बताएगा? बात तो पचेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो बच्चा शेयर करेगा, फिर वो बाहर दोस्त बनाएगा, और वो दोस्त उसका क्या फायदा उठा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आज के समय जो हमारा समाज अच्छे कामों की तरफ कम, नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा जा रहा है। अगर जो बातें वो बच्चा हमें शेयर करके अपनी बातों को खत्म कर सकता था, वो किसी दूसरे को बताएगा और वो उसका फायदा उठाएगा, तो हमारी लाइफ का क्या फायदा हुआ? हम जो पैसे कमा रहे हैं दिन प्रतिदिन मेहनत करके, जो हमारा बच्चा ही हमारे हाथ से निकल जाएगा, हो नहीं रहा है क्या आजकल? ये बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। तो अगर हम ठीक रहेंगे तभी हम अपने बच्चों को सुन पाएंगे। अपने बच्चों के साथ बैठो, अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चे के साथ इंजॉयमेंट करो, एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश मत करो। एक बार एक बड़े ही था, उस बड़े ही के बड़े ही समझ रहे हो ना, कारपेंटर मान लो, बड़े ही मान लो, उसके झोले में एक सांप घुस गया। अब तो जब सांप घुसा तो उसकी आरी थी जो, वो सांप को लग गई, टच हो गई, तो सांप का एक हिस्सा जख्मी हो गया, और जख्मी हो गया तो सांप को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा ये आरी को सबक सिखाता हूँ। उसने अपना मुंह खोला, उस आरी को झगड़ लिया। अब क्या हुआ? आरी को सबक मिला, उसके मुंह के चारों दोनों तरफ से खून निकलना शुरू हो गया। अब अब सांप को और गुस्सा उठा, आरी इतनी बड़ी होगी, मेरे खून काट दिए ने, इन अजीब बताऊं मैं, अभी ना जकड़ का ही ना साई ना ई तोड़ दूंगा। उसने अपना जकड़ मकड़ आरी के चारों तरफ लपेट दिया और बेच दिया आरी। क्या हुआ? सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए, लहूलुहान होकर पड़ गया, मर गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी अपने रिश्तों के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। पत्नी चाहो पति ने सबक सिखा दूं, पति चाहो पत्नी ने सबक सिखाऊं, फायदा किसको, नुकसान किसको? खुद विचार कीजिए। पूरा परिवार तहस नहस। और अगर किसी लेडीज की 80% मान लेता है पति, 80%, 90%, और 10% ना माने ना, पता क्या करूंगी? मेरी एक नहीं मानता तू। क्यों भाई? वे 80% किसकी मान का है? हो आपकी। तो अपने पति की, अपनी हे मेरी मातृ शक्ति, अपने पतियों का आदर सम्मान करो। वो जो दिन रात मेहनत करके कमाई लेके आता है ना, उसको सदुपयोग करो अच्छे तरीके से, उसकी भावनाओं को समझो, उसके जज्बात है। उसकी चप्पल टूटी रहेंगी पर बच्चे पत्नी के लिए नई चप्पल अगर एक बार मुंह में निकलेगी ना, हर एक पति सोचा है, हर एक पुरुष सोचा है, अगर मेरे बच्चों ने किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। उसी प्रकार हम सब का दायित्व तो बनता है, पत्नियों का पति के प्रति और पति का पत्नियों के प्रति। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, जीवन सबका अमूल्य है, पर समय की नजाकत है। ज्यादा लंबा मैं तो बोल दूंगा, पर समय ये कहता है लिमिट का। हम आगे फिर बातचीत करेंगे, इस बहाने आपसे फिर मिला जाएगा। अभी मैंने बोला था कुछ दिन पहले पार्ट 2 करेंगे, आज वो पार्ट 2 था। जब पार्ट 2 हो जाएगा पार्ट 3 भी हो जाएगा, जब पुष्पा 1 आ सकती है, पुष्पा 2 आ सकती है, हमारा पार्ट 1 से 2 हो सकता है, तो पार्ट 3 भी हो सकता है। तो आप सबने इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और पूरी उम्मीद है अगर मेरी इन बातों से किसी एक इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा ही बदलाव आ जाता है,
तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। मुझे इस लायक बनाने के लिए, मुझे पैदा करके पाल पोस के बड़ा करने के लिए मेरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे ग्रुप को बनाने के लिए जहां हम बैठ के आप एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। पंकज शर्मा सर जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन ग्रुप बनाया, उनके लिए पंकज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे कोच जयदीप सर और मंजू मैडम, जिन्होंने हमें जोड़ा इस क्लब के साथ, इस हैप्पी फैमिली के साथ जोड़ के हमारा इतना अच्छा, हमारी सेहत बनाई। देखो, सेहत सबको जरूरी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सेहत जरूरी नहीं है, और सबको पता है सेहत के लिए क्या करना है, पर करते नहीं, अपने लिए समय नहीं निकालते। उसके लिए कौन जगाएगा आपको? आपके कोच। इसीलिए कोच को भगवान का दर्जा दिया गया, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, अपने जीवन को सुधारने के लिए अपनी जीवन शैली अच्छी बनाएं, नशे वाली चीजों से दूर रहें, सुबह शाम खुद एक्सरसाइज करें और अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं। और आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, मुझे 1 घंटा झेलने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अगर अच्छी लगे हो तो अप्लाई करना, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, मेरी वापस दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कोच जयदीप सर और मंजू मैम का दिल की गहराई से धन्यवाद, जिन्होंने काफी लाइफ चेंज कर दी। मतलब 15 किलो मेरा वजन कम हो गया, 18 किलो मेरी मैडम का, सोनिया का वजन कम हो गया। मेरी लड़की जो आज से 1 महीना 2-3 महीने पहले ये कहती थी, पापा मेरे को बैक साइड में बैठाते हैं जब क्लास में, इनका रूटीन नंबर चलता है ना आगे पीछे बैठने का, मेरे पापा ब्लैक बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने चश्मा बढ़िया से बढ़िया बनवाया और उसके बाद भी उसकी आंखों में दिक्कत थी। अब पिछले 1 महीने से वो गुड़िया कह रही, पापा कोई सी सीट पे बैठा दे, मेरा फर्स्ट क्लास दिख रहा है। तो ये कमाल कहाँ का है? ये जो हमारा हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन लेते हैं ना, हर्बलाइफ की अच्छी चीजें जो जीवन में काम आती है हमारे शरीर के लिए, उनको लेते हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे लड़के की हाइट मेरे से काफी कम थी, मैं सोचता था अगर मेरे लड़के की हाइट मेरे जितनी हो जाए ना, बहुत ज्यादा है, बहुत खुश होता मैं। अब मेरे लड़के की हाइट मेरे से लंबी चली गई, कारण ये डायनाशेक जो अपना आता है ना, बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है डायनाशेक, इसके कारण मेरे लड़के की हाइट मेरे से लंबी चली गई। तो ये कैसे हुआ? हमने अपनी जीवन शैली को सुधारा, किसके जरिए? अपने कोच के जरिए। और कोच किसके जरिए माध्यम से मिले? हमें इस पंकज शर्मा द्वारा दी गई इतनी अच्छी क्लास के जरिए, जो ये हम सबको लिंक प्रोवाइड किया गया। आप अपने कोच का धन्यवाद देना, जिन जिन कोच ने आज आपको लिंक दिया ना, आप उनको दिल से धन्यवाद देना। और अगर एक इंसान भी इससे सुधर गया तो ये जितने भी कोच, हमारे कोच भी बैठे हैं इसमें यहाँ पे, हमारा लक्ष्य क्या है? लोगों को सुधारने का, समाज को सुधारने का। तो अपने अपने कोच का धन्यवाद दिए। और मैं आप सबको नमस्कार, जय माता दी, जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेजिंग अमेजिंग सेशन सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत शानदार सेशन दिया राकेश सर ने, प्राउड ऑफ यू। बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जिन साथियों को अपनी क्लास में इनवाइट किया, आज वो इतना अच्छा बोल रहे हैं। राकेश सर का बचपन से सपना था ये बोलने का, और हर्बल लाइफ से सपना पूरा हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा सर ने, अगर एक बदलाव, कोई भी एक बदलाव अगर जिंदगी में आ गया तो अच्छा महसूस होगा कि कोई एक घर बच जाए। हमारा रिश्ता सही है, लेकिन हमारे बच्चों का, हमारी हमारी पोती का, बेटी का, दोती का रिश्ते तो बहुत बढ़ेंगे ना, चलते रहेंगे रिश्ते। तो हमें इसको बचाना है। और एक एक बात बिल्कुल सही कहा राकेश जी, इसके एग्जाम्पल भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो वही बोलते हैं जो करते हैं। इनके घर में बड़ा अच्छा रिश्ता है सभी फैमिली का, पूरी फैमिली इनकी बहुत अच्छी है। और आई थिंक सभी इस बात से एग्री करते हैं, है ना? राकेश सर की बात से एग्री करते हैं कि फैमिली कैसी है, राइट? तो सभी एक बार थैंक यू जरूर बोलेंगे राकेश सर को आज के इस खास सेशन के लिए, और जितना इन्होंने